आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मूल ढांचा। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंदा भारती के केस में दिया। तो आज हम समझते हैं क्या था केशवानंदा भारती केस और क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को समझना होगा, जैसे कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, 31 और आर्टिकल 368। तो आइए हम समझते हैं पहले इन आर्टिकल्स को। आर्टिकल 13 में 3 क्लाउज हैं। आर्टिकल 13 क्लाउज 1, क्लाउज 2 और क्लाउज 3। आर्टिकल 13 क्लाउज 1 का रिलेशन इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले के लॉज से है, जिन्हें अंग्रेजों ने बनाया था। आर्टिकल 13 क्लाउज 1 कहता है कि वैसे सारे कानून, वैसे सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, यानी कि शून्य हो जाएंगे। आर्टिकल 13 क्लाउज 2 में यह कहा गया है कि स्टेट यानी कि राज्य कोई भी ऐसा कानून का निर्माण नहीं करेगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो, वायलेशन करते हो। और यदि सरकार ऐसे किसी भी कानून का निर्माण करती है तो वो उस सीमा तक खारिज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिस सीमा तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। एवं आर्टिकल 13 क्लाउज 3 में कहा गया है कि लॉ हम किसे कहेंगे, यानी कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो लॉ में शामिल किया गया है एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, इन सभी को लॉ की डेफिनेशन के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 19 और 31 का रिलेशन राइट टू प्रॉपर्टी से था, जिसे कि 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। जनता पार्टी की सरकार के समय मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। एवं आर्टिकल 368 का संबंध कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से है कि कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इन चारों आर्टिकल्स के बाद हम समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आर्थिक समानता लाने के लिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना शुरू किया, यानी कि एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। उन्होंने जमींदारों से ज़मीनें ली और गरीबों में बांटने का प्रयास किया। जब जमींदारों को ज़मीन अपने हाथ से जाती दिखी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कहा कि हुजूर, सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है। आर्टिकल 19 और 31 के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है और सरकार हमारी ज़मीनें हमसे छीन रही है, इससे हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जमींदारों के इस तर्क से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कहा कि वाकई सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को गलत ठहराया, क्योंकि संविधान में यह साफ लिखा हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट ने आर्थिक समानता लाने की राह में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी। अब सरकार के सामने समस्या उत्पन्न हुई कि वह कैसे आर्थिक समानता लाए, कैसे गरीबों को ज़मीन दे। इसके लिए सरकार ने 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन किया और पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 में कुछ नए क्लॉजेस ऐड किए। आर्टिकल 31 में भी मुख्य रूप से 2 क्लाउज थे, आर्टिकल 31 क्लाउज 1 और क्लाउज 2। 31 क्लाउज 1 कहता था कि यदि सरकार किसी भी व्यक्ति का ज़मीन छीनेगी या प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी तो उसके लिए उसे एक विधि यानी कि कानून का निर्माण करना होगा, यानी कि यह प्रोसेस एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। और आर्टिकल 31 क्लाउज 2 में कहा गया था कि गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है, ना कि अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। और उसमें यह भी कहा गया था कि जब भी सरकार संपत्ति का अर्जन करेगी तो उसके लिए उचित मुआवजा पीड़ित को दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 31 में
दो और क्लाउज ऐड करवाए, आर्टिकल 31 क्लाउज ए और क्लाउज बी। क्लाउज ए में यह कहा गया कि लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार से संबंधित किसी भी कानून के लिए जो आर्थिक समानता लाने के लिए बनाई गई हो, वैसे किसी भी कानून पर आर्टिकल 31 की कोई मर्यादा लागू नहीं होगी। एवं आर्टिकल 31 क्लाउज बी में एक नया शेड्यूल जोड़ा, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। आप जानते होंगे कि हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, 8 ही शेड्यूल थे। इसके द्वारा 9th शेड्यूल को जोड़ा गया और 9th शेड्यूल में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट बनाएगी और उसे यदि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो कोर्ट्स यानी कि जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। इस संशोधन के बाद सरकार भूमि सुधारों से संबंधित अनेक कानून लाती है और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करती है और वैसे सारे कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है जिसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ना कर सके। सरकार के इस कदम से जमींदारों की ज़मीनें छिनने लगी, तो उन्होंने इसके लिए एक उपाय सोचा और उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना इस 9th शेड्यूल को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करवा दिया जाए और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस बार सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तर्क दिया। ऐसा पहला केस आया था शंकरी प्रसाद का केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 9th शेड्यूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करवाने के लिए किया गया था। इसमें शंकरी प्रसाद के वकील ने यह तर्क दिया कि संविधान संशोधन करके भी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती। यानी कि जो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 13(3) में जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें किस किस चीज़ को शामिल किया गया, जैसे उसमें एक्ट था, ऑर्डिनेंस था, रूल, रेगुलेशन, कस्टम, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा था। तो शंकरी प्रसाद के वकील का यह तर्क था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी तो एक लॉ ही है, इसलिए ये लॉ जो है संपत्ति के अधिकार का वायलेशन करती है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए और 9th शेड्यूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए। जबकि सरकार के जो वकील थे उन्होंने ये तर्क दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ होते हुए भी लॉ नहीं है, क्योंकि इसमें तो संविधान ही चेंज हो गया, संविधान का ही संशोधन हो गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को सही माना और वह भी समझ रही थी कि सरकार आर्थिक समानता लाने का प्रयास कर रही है, जो उस समय काफ़ी आवश्यक था। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में तर्क दिया और कहा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 ये दोनों अलग हैं। मतलब आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन, आर्टिकल 368 के द्वारा अगर संशोधन करके सरकार कोई लॉ लाती है और उससे अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। और यदि सामान्यतः बिना संविधान में संशोधन किए कोई लॉ लाती है, उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इस केस के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन की राह आसान हो गई और चीज़ें सामान्य हो गई और सरकार के लिए चलती रही। इसके बाद 1965 में सज्जन सिंह का मामला आया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें भी यही मुद्दा था कि क्या 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में तर्क दिया, लेकिन हालात वहाँ गड़बड़ हुए जब 1967 में गोलकनाथ का मामला आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, यह निर्णय दिया कि सरकार संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अर्थात यदि सरकार सामान्य रूप से कोई कानून बनाए या फिर संविधान में ही संशोधन करके मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो यह भी अवैध होगा। गोलकनाथ के इस फैसले के बाद सरकार दोबारा परेशान हो गई। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो गोलकनाथ के इस फैसले को पलटने के लिए सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया और उसमें आर्टिकल 13 में एक और क्लाउज जोड़ा, 13 क्लाउज 4, और इसमें साफ लिखा कि इसका संबंध आर्टिकल 368 से नहीं है। और आर्टिकल 368 में भी एक क्लाउज जोड़ा और उसमें लिखा कि इसका संबंध 13 से नहीं है। बेसिकली ये लड़ाई आर्टिकल 13 और 368 के बीच में ही थी दोस्तों, जिसमें सरकार का कहना था कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग यदि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स का या अन्य किसी भी चीज़ का
वॉयलेशन होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो संविधान ही चेंज हो गया। जबकि ज़मींदारों का तर्क था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो भी है वो भी तो एक लॉ है, इसलिए इसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन 1967 में गोलकनाथ के मामले में जब जमींदारों की जीत हुई, उसके बाद सरकार ने ये 24वां संवैधानिक संशोधन किया और आर्टिकल 13 में एक और क्लॉज जोड़ा, आर्टिकल 13 क्लॉज 4, और उसमें यह लिखा कि इसका संबंध 368 से नहीं है, और 368 में एक क्लॉज जोड़ा और लिखा कि इसका संबंध आर्टिकल 13 से नहीं है। इसके कुछ सालों बाद सरकार ने 29वां संवैधानिक संशोधन लाया, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके द्वारा केरल से जुड़े कुछ लैंड रिफॉर्म के लॉज को 9th शेड्यूल में डाला गया। और इस 29th अमेंडमेंट एक्ट को ही केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बेसिकली 29th अमेंडमेंट के जरिए जो लॉज को गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल में डाला था, उससे केरल के केशवानंद भारती जो वहाँ के एक मठ के प्रमुख थे, उनके मठ की ज़मीन भी इसमें सरकार ले रही थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सरकार संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। एक तरह से इसमें सरकार की ही जीत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी तय कर दिया कि सरकार की संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है, न कि असीमित। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान को दोबारा लिख नहीं सकती है। अर्थात संविधान को लिखने का अधिकार संविधान सभा का था, और संविधान सभा ने जिस सोच के साथ संविधान को बनाया, जिस उम्मीदों के साथ बनाया, उसमें बदलाव करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। और उसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, मूल ढांचे हैं, जो संविधान की नींव है, और उसे नहीं बदला जा सकता। अगर उसे चेंज किया गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और इस पर सरकार ने पूछा कि हम किसे बेसिक स्ट्रक्चर माने, संविधान में क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय आने पर बताते रहेंगे, जब भी हमारे पास कोई ऐसे केस आएंगे, कोई वाद आएंगे, उसमें हम यह क्लियर करते रहेंगे। वर्तमान में 25 से ज़्यादा चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, जैसे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ETC। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबों को यह पसंद आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।